आरसी अग्रवाल साहब ने भी उसके लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन कितने आए हैं, क्या हुआ, प्रतिदिन हम उसका निहारते थे, उसका रिपोर्टिंग करना, और बीच में उनका तबादला हो गया। फिर भी ये काम चलता रहा। आरसी अग्रवाल जी ने बहुत ही समर्थता से उसको किया है, ढंग से किया है। और पढ़ारे जी भी वैसे पर्दे के पीछे ही रहे, लेकिन उनका भी काम बहुत अच्छा रहा। अब ये जो है, इसमें तो एक दो सूचनाएं अपने प्रतिभागियों के लिए हैं कि उनको हमने टीए बिल देने की बात कही थी, तो अपना जो टिकट है वो टिकट की भागीगण आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। यह जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, मैं सुबह से ही इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हूँ, और चूंकि मेरा विषय भी है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन इंडियन सोसाइटी, अर्थात भारतीय समाज पर भारतीय कृषि का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस को मैं सुबह से जो देख रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं देखा कि जो सुबह शुरू हो और रात 8 बजे तक चले और सभी प्रतिभागीगण यहां उपस्थित रहे। तो वास्तव में हमको लगा कि यह जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, कहीं इस सेमिनार में जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यानी 2047 का भी एक रोडमैप तय हो रहा है। और इस रोडमैप के लिए, इस सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के लिए, चूंकि मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं भारतीय किसान संघ के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर संकटा प्रसाद जी का सानिध्य मुझे मिला हुआ है। मैं जब उनके पास कभी बैठा था तो कहते थे, बड़ा मार्मिक उनका सेंटेंस होता था, वो कहते थे कि किसान बचेगा तो मरेगा कौन, और किसान मरेगा तो बचेगा कौन। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव इससे परिलक्षित होता है। यह जो देश है, जो नित्य नए नूतन प्रयोग कर रहा है, बहुत सारी ऐसी विषमताएं थी जिनको दूर नहीं किया जा सकता था, उनको समाधान की तरफ, जिसको हम संकल्पों से सिद्धि की बात करते हैं, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन्हीं संकल्पों के तरफ निरंतर अग्रसर हों, उसके लिए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। कृपया पीपीटी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं भारत का जो कल्चर है वही एग्रीकल्चर है, यानी भारत ऋषि और कृषि का देश रहा है। ऋषि और कृषि, यानी कृषि को भारतीय समाज से हम अलग नहीं कर सकते हैं। सर्वाधिक जो लोग हैं जुड़े हुए, जिनको रोजगार मिलता है, हम जीडीपी की बात भले कह रहे हैं कि जीडीपी कम में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, बट कृषि क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, कितने लोग आश्रित हैं, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। यह कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश होते हुए जो न्यू इंडिया की संकल्पना चल रही है, उस संकल्पना में हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। यह सरकार स्मार्ट विलेज की भी बात करे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो बिना आत्मनिर्भर गांव बनाए हुए आत्मनिर्भर भारत की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। न्यू इंडिया की संकल्पना में कृषि क्षेत्र पे, जिससे सबका जुड़ाव है, इस कोविड काल में हम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग कभी, चूंकि मेरे पिताजी किसान रहे हैं, मैं उस पीड़ा को, और मैंने किसानी की है, मैं देखता हूं कि पहले जो लोग गांव में घर बेच करके या जो बाहर आ जाते थे खेत बेच करके एक छोटा सा 1-2 रूम का सेट शहर में लेना चाहते थे, इस कोविड काल ने उनको प्रतीत कराया कि नहीं, गांव में भी, गांव का घर भी ठीक होना चाहिए। कोविड काल के बाद से गांव का घर भी ठीक होने लगा, और एक कृषि क्षेत्र, और जो हमारे रोल मॉडल हुआ करते हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले सकते हैं, सुशांत का नाम ले सकते हैं जो चले गए, इन लोगों की प्लानिंग, जो बड़े लोग हैं,
कहीं कृषि करने के लिए फार्म हाउस ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग कृषि की तरफ, युवा भी जो बीटेक करके, एमटेक करके, एमबीए करके कृषि के क्षेत्र में नित्य नए नूतन प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन इन सबके द्वारा भी हम देख लेंगे। क्योंकि फसल की अभी सुबह से ही बात हो रही है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात चल रही है, सर बता रहे थे कि सारी चीजें मार्केट ओरिएंटेड हो रहा है। तो जब सभी चीजें, यदि कोई कंपनी में एक पेन बनाता है तो उस पेन की वैल्यू वो देखता है कि कॉस्ट क्या आ रही है और उसके अकॉर्डिंग वो इसका विक्रय मूल्य रखता है। तो क्या किसान को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन की कॉस्ट की लागत क्या है और उसके ऊपर वो अपना विक्रय मूल्य तय करे? हम तो केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत की 1.5 गुना सरकार कह भी रही है, तो क्या इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है? यदि ट्रांसपेरेंट जितनी स्कीम्स बन रही है इस गवर्नमेंट की, इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, जरूरत केवल इसकी पारदर्शी प्रभावी क्रियान्वयन की है। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह सरकार भी सफल रहेगी। कुछ चीजें हैं कि इतनी सारी चीजें होते हुए भी किसान आत्महत्या को मजबूर क्यों हो रहा है, या किसान कर्ज में क्यों डूब रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। क्योंकि यह एक टाइम फेज होता है, एक परिदृश्य भी बदल रहा है और खेती किसानी का परिदृश्य बदल रहा है। नए इनोवेटिव चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं। क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और इस पॉपुलेशन का भरण पोषण कृषि से ही हो सकता है। अब इसके लिए कुछ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं और उनके आधार पर ही जो एग्रीकल्चर, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की जो बात आ रही है, पहली बार बीच में भी बात आई थी यहां पे कि जो कहते थे कभी कि 1 रुपए भेजने से केवल 15 पैसे पहुंचता है। इस सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बनाई और सभी किसानों का, सभी गरीबों का एक खाता खुल गया। अभी जो किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी, या ऐसी कोई भी डीबीटी के तरफ जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो लाभार्थी के खाते में पारदर्शी की तरीके से 100 का 100 पहुंच रहा है। यह भी एक सराहनीय पहल हुई है, इसका भी असर पड़ रहा है ट्रांसपेरेंसी में। हम अब एक जो हम अपना एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम की बहुत ही आवश्यकता है कि हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करें। एक होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की महत्ता। आज जो शिक्षा है, कोई भी पढ़ा रहा है, जो श्रम करने वाला आदमी है अपने बच्चे को भी पढ़ा रहा है, तो इस ध्यान से पढ़ा रहा है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा तो इसको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। यानी व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ ही अधिकतर शिक्षा का उद्देश्य ही हो गया है। यानी हमारे जैसे लोग जब हम गांव में जाते हैं और यदि गाय का गोबर उठाते हैं, कोई काम करते हैं, तो कोई पड़ोस की महिला देखती है तो कहती है देखो ये प्रोफेसर हो गए हैं और क्या कर रहे हैं। यानी जब पढ़ लिख ले रहे हैं तो समाज भी ऐसा एक दृष्टिकोण बन जा रहा है कि यानी पढ़े लिखे लोग हैं तो शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हो जा रहा है? अभी बात आ रही थी, मंत्री जी बता रहे थे कि किसान का बेटा अब किसानी करे, ये गर्व की बात होनी चाहिए। अरे भाई, किसान का बेटा ही किसानी क्यों करे? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा किसानी नहीं कर सकता है? क्या इसके लिए बाध्यता है क्या? किसानी सबको करना है और किसान केवल ये नहीं कि वही है, उससे जुड़े हुए एलाइड सेक्टर सब किसान है और जो भी अन्न खा रहा है किसानों की। जब तक डिग्निटी ऑफ लेबर, जब हम बाहर का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम इंग्लैंड अमेरिका का देखते हैं, वहां जो शारीरिक श्रम करता है, यदि वो कोई भी कितना शारीरिक श्रम करता है और शाम को किसी पार्टी में जाता है तो उसके श्रम के आधार पे बाइफरकेट नहीं करते हैं कि वो कौन आदमी है। बट इंडिया की एक ये भी दिक्कत हो गई है, यदि कोई शारीरिक श्रम कर रहा है तो शाम को यदि पार्टी में मिल जाए तो आदमी मुंह फेरने लगता है कि इसके साथ हम बैठ के खाना खाएंगे क्या। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, यदि एजुकेशन सिस्टम एक जो है, जो आईटीआई बच्चे करते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, उनके लिए तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो शारीरिक श्रम कर रहा है, उसकी महत्ता समझ रहा है। बट ये जो एजुकेशन सिस्टम है, चूंकि मैं
कौशल केंद्र संचालित करता हूं, उस बच्चे को मैं बुलाता हूं और जब भी डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कोई काम कराता हूं तो शिक्षा भी ऐसी हो गई है, यदि टीचर उसको रोक भी नहीं सकता है, टोक भी नहीं सकता है, कुछ कह दे तो उसके ऊपर भी कोई बात आ जाती है। प्रणाम तो, जी, जरा जल्दी करिए, 10 मिनट का समय हो चुका। तो केवल इसका डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है उसके अकॉर्डिंग डिग्निटी ऑफ लेबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझको लगा, इसलिए शारीरिक श्रम जो निबंध में लिखा है वही जी उसी पे ज्यादा फोकस करना है हमें, ये कोई कंटेस्ट नहीं है। जी ठीक, थैंक यू सर। अब एक जो जॉबलेस ग्रोथ, रोजगारहीन विकास की जो बात हो रही है, कृषि क्षेत्र से जो प्रतिभाएं पलायन कर रहे हैं या जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ यानी सरकार जो ऑटोमेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो रही है, तो कहां पे कितना होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, ऑटोमेशन की बात चल रही है, बट उसमें जॉब नहीं, ऑटोमेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सारी चीजें हो रही हैं, बट उसमें जॉब नहीं मिलेगा। सर्विस सेक्टर बढ़ तो रहा है, तो क्या जॉबलेस ग्रोथ की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र से श्रमिकों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। इसको भी देखने की जरूरत है और इस सरकार को इस समस्या के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। हम कुछ कौशल विकास, रोजगार सृजन की बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड से आते हैं और वहां पे कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। यह स्किल डेवलपमेंट यानी जब हम दुनिया का सबसे युवा देश अपने को कहते हैं, जहां की 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है और 50% की आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, तो ऐसे युवाओं की बात है कि उनका स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि सरकार ने सेक्टर स्किल काउंसिल बना रखे हैं, इस समय 42 सेक्टर स्किल काउंसिल है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्किल काउंसिल भी है, जो छोटे छोटे क्वालिफिकेशन पैक बना रही है और उतना ट्रेनिंग ले लीजिए तो आप उस काम को कर सकते हैं। इन सब को नित्य नए ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट स्पेसिफिक काम करके अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड, अपने रोजगार को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए क्या क्या चेंजेस नेसेसरी है, क्या जरूरी है, कहाँ बाजार मिलेगा, कैसे लाभ होगा, इन सारी चीजों को जो मिसमैच है उन पे भी काम करने की जरूरत है। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सबसे बड़ी मार्केटिंग की अभी बात आ रही थी, कोई अपने हल्दी की बात कर रहा था, कोई चावल की बात कर रहा था, तो उनकी मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए समय हो चुका है, बस विद इन ए मिनट सर। तो जो एग्रीकल्चर को हम रोजगार उन्मुख बनाने की बात कर रहे हैं कि यदि हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नई शिक्षा नीति जो बनी है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो रोजगार उन्मुख कृषि हो जाएगी, और जो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनके तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें फूड प्रोसेसिंग की बात आ रही है, क्योंकि गुजरात में कुछ चीजों की फूड प्रोसेसिंग अधिक हुई है, अन्य क्षेत्रों में उसकी जरूरत है, तो हमको ये भी देखना है, कुछ सरकारी दृष्टिकोण भी चेंज करने की जरूरत है, कुछ माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और हम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, हर जगह मॉडल करियर सेंटर बना हुआ है, हर जिले में ये है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इन सब का भी एग्रीकल्चर से जोड़ करके हम जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है इन सबको कहेंगे तो कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम समाधान की तरफ ले जा पाएंगे। इसलिए कुछ आर्थिक नीति समापन करें, कुछ सुझाव थे, इन सुझाव के साथ ही मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला रहा है, और केवल यह अर्थव्यवस्था तभी बढ़ सकती है जब समाज से वंचित लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको सशक्त बनाया जाए, और इस तेजी से बदलते हुए परिवेश का फायदा उठाते हुए यह जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात आ रही थी, तो ऐसे ही कुछ इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किए जाएं जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करे। इसी के साथ मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि सब जुड़े, सब जुटे और सब बड़े इस भाव के साथ ही कर्ममय जीवन रचे हम, विश्व का कल्याण हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। धन्यवाद आप सबका। समय का ख्याल रखेंगे, 10 मिनट से ज्यादा समय न लें। To all the respected dignitaries present who are present physically or virtually, I am Shamoita Basu, a student of PhD first semester, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya. I'll discuss on the topic of Indian agricultural education system to be the role model for developing world.
First thing is that, I want to apologize to everyone because I'm not good, as much as good in Hindi, so I'll deliver my speech in English. So why I have chosen the topic among several topics were there, but why I have chosen this topic, because I faced this kind of problems in my UG days or my PG days. So I want to keep my vision on how agricultural education system should be improved. So we know that in Indian agricultural system has come to a long way from the situation of ship to mouth to the big fat, the self-sufficiency system. Next slide. Next slide. Next slide. But Indian agricultural education system is now facing a lot complex situation due to increased competition, due to increased globalization, marketing, and now India will need qualified, motivated human resources that we will say as capacity building procedure. So we need to develop these human resources only by educating them properly from the very grassroots level. So next slide. I'll discuss on how evolution took place in Indian agricultural education system. So first agricultural college was established in Saidapet, that was in 1877. Later some colleges were established as a kind of definitive pathway with that engineering service. So Bengal Engineering College, which is now now familiar with us as IEST Shibpur, that is in 1898. Later Imperial Agricultural Research Institute, that was established in Pusa, North Bihar, 1905. And later Dr. Sarvapalli Radhakrishnan recommended the establishment of rural universities with the concept of land grant colleges, that was in USA. Later two joint Indo-American team came, they have given us the report, and the first state agricultural university was established in 1960 in Pantnagar, Uttarakhand. So today, we are very happy to say that today there are 4 deemed to be universities, there are 70 state agricultural universities, there are 15 NRC, that is National Research Corporation, and 6 national bureaus and 12 project directorates to impart agricultural education and research in our country. Next. So how we can image the agricultural education system as the role model? If we analyze it to the grassroots level, the first thing comes that strengthening the roots. That is the branding of agricultural sciences. Still now, after coming to agricultural service, I was tired explaining my relatives that what exactly I do. They first they used to think that I am just a farmer, but this branding is very important. That is from STEM to STEAM, that is science, tech, engineering and mathematics to science, tech, engineering, agricultural mathematics. This can be a branding of agricultural science. We can collaborate with secondary and higher secondary boards to at least apply 2 courses in secondary level and 1 optional course in higher secondary level. And we can collaborate with different kind of startups that they are now imparting different kind of coaching, that is Unacademy, Exam B, Test Book, Agri Coaching, Chandigarh, ADDA 24/7, like that. Next slide. Imagine agricultural education system as a role model in UG level, undergraduate level. That is, ICAR have already implemented several kind of points, but I'll just kind of revise it. I want to revise it. Like undergraduate first 4 semester will be giving the overall concept of different allied sectors also. 5th and 6th semester will be solely developed for module studies. 7th and 8th semester will be given to ELP, that is experimental learning program, ROE, workshop, etc. And we can also focus on optional internships. Next slide. Then modification of course curriculum in PG level. Next slide, please. So though semester system is very good in UG level, but rigorous trimester system is very much required. 4 mandatory seminars should be given. Preparations for senior research fellowship, GATE, NET by educated and qualified students are very essential. And also for JRF, JAM, TIFR entrances, that will also help different kind of students. Next slide, please.
Modification of course curriculum in PhD level, we all that researchers generally work hard, truly they work hard, but we can see that they are very interested in adding the doctor prefix in their name, but they are not very much interested in publishing a good journal. So that should be implemented properly, that they have to fulfill almost 2 to 3 first authored journal during their research tenure. Then half-yearly report should be submitted to the universities. Then teaching experience should be given to them, and then international exposure. Next slide, please. Then building an intricate network of research institution. We need this IRI, this provides an excellent research service. We need that 4 more IRIs that will be east, west, south and north, that will give the location specific research. Strengthening the SAUs. SAUs generally 2 minutes. give a lot of face a lot of problem due to funding crunch. So so SAUs will be given the autonomy for their research purpose. Next slide. These are some career opportunities I have given in this slide. Next slide. Then public-private partnership model. Then that is the SAU. They also generally they get a lot of fund, but the mobility of the funds is very slower. So we can help in public-private partnership model. Next slide. That is developing system capacity. We can undertake different human resources planning, technology monitoring for them, different building consolidated network for SAUs and ICAR will be some good thing. Then faculty exchange program and some kind of other programs, informatics program, that will also help in building the intricate network. Next, please. Then focusing on agribusiness management, different placement sales, and using ICT as a very modern tool to teach people that is going to help in agricultural education system. Next Please summarize. slide. Yes, sir. The recruitment of teaching staffs, that is going to help, because we often face a political interference for recruitment of the teaching staff. Next slide. The pivotal role of ICAR should be very consolidated. ICAR should make some consolidated network with SAUs, NRC, that extension authority to bring back to the farmers level. Next slide. Then attracting youth with lucrative fellowships like Bright India Fellowship, different sandwich program to different countries. Next slide. That we are very much interested in rainbow development that will engage ICAR, DST, CSIR, UGC, MOHRD. So we have a vision towards world-class education system, because we know and we believe that India can emerge as a role model for the developing world till 2030. Vasudhaiva Kutumbakam, Jai Bharat. Thank you. A very cheerful good evening to Honorable Session Chair and all the dignitaries present here. Myself, Aditya Maheshwari, from College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Duwasu, Mathura. And today my topic of presentation is, as you can see, that role of Indian livestock in agricultural sustainability. Since morning we are listening everyone talking about agriculture. So it's my time to, being a veterinary sciences student, it's my time to show you some livestock, role of Indian livestock in this agricultural sustainability. Next slide, please. Please click. Next slide was a video. Previous slide. Click. India will awake to life and freedom. Starting with this speech, Tryst of Destiny by Pandit Jawaharlal Nehru. At the midnight between 14th and 15th August 1947, the world witnessed the dawn of a new India. Next slide, please. A country that is sovereign, socialist, democratic and republic. The Britishers ruled over India and left this nation of glory, a golden bird, into wrecked fragments. There were several scuffles for shaping a nation with huge diversity to regain its economic strength and to heal the wounds of people.
The economy and development became the two main areas of thrust that needed immediate action. And agriculture, being the most basic requirement, the most ancient skill of mankind, again rose as the problem solver of this situation and become the backbone of Indian economy, proving the worth of Jai Jawan, Jai Kisan. Although agriculture, next slide please. Although agriculture is the part of, click. Although agriculture is a part of human life since last 15,000 years or so, yet a system is called sustainable when it is acceptable now, and its future coming expected consequences are acceptable too. So, in relation to resource availability, functions, outcome of functioning and morality of action. This is the definition of sustainability, and now we will talk about how the Indian livestock play an important role in maintaining the sustainability of agriculture. Next slide, please. This is an estimation of population of world different countries, which was made by UN. The total population of India will become 1.64 billion by 2050, overtaking China as the most populous country in the world. And production of food for such a huge population in future has now become a matter needing immediate scrutinizing. Agriculture alone would not be able to handle such amount of distress due to certain factors. I said alone. I do not say that agriculture cannot sustain that population, but alone. So my focus is to incorporate the livestock in that agricultural processes. The first is limited availability of land in India. As you have seen that the land and the arable land and the sustainable land in India has been declining day per day, and especially the fragmentation of the lands. So when we see the livestock can be reared one above the another in the layer system. We can see this cage system of poultry is an excellent example of how livestock is reared in one after another in the form of layers. And the next is that animals, environmental factors affecting plants and animals. Rain, drought, soil erosion, pests, parasites. These are some of the factors that affect the crops, but animals are comparatively more resistant to them. And also government runs a lot of disease control programs. This is one of the example, National Animal Disease Control Program, NADCP. This was launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji from my university itself, that is Duwasu, Mathura. And this was for vaccination of the two most suspectable pathogenic diseases of livestock, that is foot and mouth disease and brucellosis. Next slide, please. Next. Yes, please click. This is the pattern how India eats. This is the current pattern how India eats. These red circles you can see. These red circles are showing that the percent of people who are dependent, who are eating meat in current status. And these green circles are representing the vegetarians of the veg eating peoples of India. So this, the preference, how the preference of people is changing. So to fulfill this preference, again the livestock is playing the key role. While the data shows that 70% in the case of men and 78% in the case of Indian women prefer non-vegetarian food. Also, this diagram is showing you that there is a very key important concept that rumen of ruminants has a very important structural organization. It contains ruminal microbes in it, which degrade the pasture, which degrade the cellulose present in plants, which is the resource which is almost unavailable to humans. We cannot digest cellulose, but these ruminants can, and then can produce a much more high valuable protein from it, and which we can use for our purpose. So to deal with the protein deficiency in youth, we call ourselves as the flag bearer of the democracy. But what will you do if the protein deficient youth will be part of the future of India? So to deal with protein deficiency, again livestock is playing an important role. Next, please. These are the goats of our goat farm in. Please summarize now. 2 Yes, minutes sir. more. Yes, sir. The goat is also known as poor man's cow or anytime milk, anytime machine. Anytime money, because in agriculture we depend upon the whole of the year to get our returns back or particular season. But this goat is helping farmers. If they need money anytime, they can milk it anytime, they can sell it anytime. So this goat is again proving an asset to livestock and aid to livestock and aid to the agricultural farmers also.
So, and these are some value-added products, which is Gonile and this Panchgabya. This Panchgabya is called, we can call it as Amrit. It increases soil fertility, promote worm growth, organic manure. It can be used as herbal toothpaste. It can be used. It also has some therapeutic uses: analgesic effect, hepatoprotective effect, anti-hemorrhoid, anti-epileptic, anti-cancerous. These are some of the effects that this Panchgavya is producing. And currently, as you can see, a cowpathy, a new stream of medicine has been developed along with allopathy and homeopathy. This cowpathy is also proving important role. Next, please. This is some data which I have given, which is the strength of Indian livestock. We are ranking number 1 in cattle population, number 1 in buffalo population, number 1 in milk production in India, number 2nd in total goat population, and number 3rd in total egg population or egg production all over the world. This is our strength. This is the power of livestock in India, and this I want to incorporate in agriculture. Next slide, please. Click. These are some of the animals which can be used as, which are used in livestock, and these are cost efficient too and can be purchased comparatively very cheaper than cattle and buffaloes, and can be reared as a backyard farming. The farmers can rear it in their backyard. These are some integrated farming concepts, aquaculture and sericulture. Next slide, please. Now coming to the conclusion, I just want to explain the silvopastoral systems also. Silvopastoral systems are a 3-level. Your time is up. Yes, sir. Nations rise and nations fall. It's time for India to become protagonists of tomorrow. If Israel can grow forest in a desert, then how cannot we incorporate livestock into agriculture? The world is at the junction of many planetary boundaries, and establishing a system that shows promising in improving them while supporting people's sustainability is worth pursuing one. If not the sustainability of agriculture, that is under doubt, but it's just the way to livestock to prove it. It is our way which we can lead to ultimately marching toward the goal of this Vishwa Guru Bharat. Next slide. At the last, I want to thank Bharatiya Kisan Sangh and Bharatiya Agroeconomic Research Center, Indian Council of Agricultural Research, and my university Duwasu for giving me this opportunity to express my views on the given topic. And thank you to all the respected dignitaries and my parents and my teachers also. Thank you and have a nice day. Yes. Next is Sangram Wadekar. Sangram Wadekar. Yes, please. Be quick. The topic is processing and value addition, economic and nutrition security. मूल्यवर्धन के द्वारा आर्थिक एवं जिसको कहते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलिए. Respected dignitaries, panel members, all the delegates and students from the different universities, a very good evening to one and all. I am Sangram Sanjay Wadekar, the PhD scholars from College of Food Technology, Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapith, Parbhani, Maharashtra. Today I am here to give the presentation on processing and value addition to economic and nutritional security. Next slide. So all of us know that India is the agriculture nation, and food is the basic commodity for all the human beings. Without food, no one can live well, love well, and sleep well. So food is the essence of our life. The great scientist Hippocrates says that let food be the medicine and medicine be the food. So India is the agriculture is the base for the food processing, and in that the different types of agriculture commodities are playing a very important role, like fruits and vegetables, cereals, pulses, legumes, oilseed. After that, from the allied sectors, meat, poultry, eggs, spices, and marine sector. So with coming towards the scenario of India, the India ranks first in the milk production. After that, second in the production of fruits and vegetables. Third in the production of cereal grains, legumes, and also it is the good exporter of the eggs and spices. So food processing, it is the era of our future generation, and food processing ranks fifth in our scenario. So the farmers are the backbone of our Indian agriculture system. But there is, due to the improper post-harvest management, lack of automation, and minimum food processing, there is the losses occurs, and these losses are up to 67 million tons of food is lost every year. So next slide. We all are living in the 21st century, but
still we are facing some problems such as population, poverty, natural calamities, and because of these natural calamities, most of the spoilage is occurring. Malnutrition, the problems like marasmus and Koschweiger is seen in the student which is having the age of only 11 years. Pollution, due to the different strategies and industrialization, pollution is day by day increasing. Pandemic crisis, all of us know that in 2019 we all suffer from the COVID-19 and severe health condition. So if problems are there, definitely there are solutions are. So there are different solutions like processing and preservation of agriculture commodities, nutritional and food security, sustainable goals, 3R concepts for the reduce, reuse and recycle, and smart technologies and its application. Next slide please. So now coming towards the processing part. So food processing. Processing, it is the method in which raw commodities are converted into the finished one. So processing, it is the manufacturing and preserving of food items. It helps to extend the shelf life, increase their quality and make them more functionally useful. The different types of subsectors which are included in the food processing are agriculture, horticulture, animal husbandry and fisheries. Next slide. So what about the Indian food processing sector? The Indian food processing sector, in which 100% FDI is now, that is the foreign direct investment. After that, largest producer of the several agri-commodities. It is the proactive government policies and fiscal incentives are available. India is the 5th largest economy in the world. 1.38 billion consumers market is available in our Indian country. India's retail market to reach USD 1.3 trillion by 2025. And what is the contribution of Indian food processing sector? It is the national, it helps to nation improvement, economic upliftment, poverty eradication, employment generation, rising of agriculture wages. So agro food processing sector, it is known as, it is the backbone of our Indian economy. Next please. So now coming towards the part of value addition, so that food preservation is very important. So preservation, it is the prevention of, so preservation, it is the prevention and deterioration of the food commodities. So it is the spoilage occurs due to the different various factors like physical, chemical and microbial. So what happens in preservation? Preservation helps to extend the shelf life of the food commodity. It is also helps to improve the nutritional quality and it reduces the wastage and losses which are occurring into the post-harvest processing and after processed products. So value addition, it is the addition of good quality of values to the food products and it improves the quality of the end products. It is carried out with the help of use of preservatives, food ingredients which are capable for incorporating its functional uses. It is also carried out with the help of fortification and enrichment methods. Next please. So different types of new and innovative processing technologies are applicable for the sustainable growth, which will help to for the higher quality goods. They are more cost effective. After that, they are energy saving and time saving and high yielding. So different new and emerging technologies such as high pressure processing, pulse electric field, microwave heating, cold plasma preservation, omic heating, air radiation, cryogenic freezing and innovation in the food packaging. The farmers, those who are exporting their materials, there is need of an packaging material. If the proper packaging is not there, then there is not of any use. So the packaging innovations like modified atmospheric packaging, control atmospheric packaging, intelligent packaging, active packaging, biodegradable packaging and green packaging are the different types of solutions for the upcoming future. So the economic development is carried out through the different types of programs. They are known as the sustainable growth, which is carried out with the value addition, waste utilization and energy generation. Summarize. Yes sir. So the economic development is carried out through these types of categories and which is help to build up entrepreneurship, supply chain linkages and demand creation among the communities. So which are the different government initiatives and schemes are there for this economic and nutritional security, such as Self-Reliant India Mission, that is the Ministry of Food Processing and Industries, Food Safety and Standards Authority of India, Agriculture and Farmers Welfare, PMAPM scheme, One District One Product is there, establishment of mega food parks, integrated cold chain management and 7-point strategy for the doubling the farmers' income. So the nutritional security is achieved means the availability of the food at any time and it is Over now.
Yeah, just 1 minute, sir. I want to conclude my topic. For nutritional stability and prevention of deficiency diseases, balanced food, nutritional food, functional food, specialty food, organic food, enriched food, genetically modified food, and fortified food are the future needs. So the major focus should be given on some initiatives like Eat Right India, Food Security Cluster, scaling of nutrition, zero hunger challenges, food fortification initiatives against malnutrition to aware and educate the society. So the different types of solutions like sustainability, zero hunger to achieve the food security, utilization of waste, rural transformation and reconfiguration of rural-urban linkages, and celebration of the different types of days for the awareness programs for the children's, women's and farmers like Farmers Day, World Food Day, World Food Safety Day, Poshan Week and Meal Day. Now coming towards the conclusion part, these types of processing are the importance for the addition of the better prices. New and innovative food processing technologies helps to enhance the quality of food commodity, rural development and poverty eradication through the processing. This helps to preserve the nutritional commodities and nutritional components which are present in the food commodities. It saves the time and energy, solves the problems like hunger, food insecurity, food wastages and spoilage, and leads the growth of food processing sector, financial improvement and employment generation. Next slide please. So I want to conclude my topic here, that preserve and treat food as you would your body, remembering that in time food will be your body. So with the growth of your ideas, innovation, there is the life improvement in the farmer sector. So not we but we all will definitely lead over this mother India for the sustainability in the food and nutritional security. So with the vision, I want to say that let's make India the food factory of the world. Thank you. Next is Suman Kumar. Mr. Suman Kumar, are you there? Yes? Yeah, no, he is not there. Aditya? Aditya? His topic is again on the livestock. Quick. चलिए जल्दी से करिए, हाँ पूरे समय में। परम आदरणीय माननीय सभापति जी, वरिष्ठ अतिथिगण एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी सम्माननीय सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चयन समिति के सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान दिया तथा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं आदित्य कुरुक्षेत्र हरियाणा का निवासी हूं तथा मेरे निबंध का विषय था कृषि स्थिरता में भारतीय पशुधन की भूमिका। आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए और समय के अभाव को देखते हुए मैं कुछ अपने जो मेरे निम्नलिखित वो हैं उनको प्रस्तुत करना चाहूंगा। ओके, तो मेरे निबंध का विषय था कृषि स्थिरता में भारतीय पशुधन की भूमिका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि हमें पता है, भारत में हमारे पास कुल पशुधन संसाधन 535.78 हैं, जिसमें भैंसों में हमारा पहला स्थान है, पशुओं में दूसरा तथा भेड़ों में तीसरा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जनगणना के अगर हम आधार पर देखे जाएं तो प्रमुख प्रजातियों का हिस्सा हमारे पास भैंसों का हिस्सा है 20.40 तथा अन्यों का आप सभी के सामने दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम भूमि और पशुधन के हिस्से की बात करें तो भारत में पशुधन हर एक हिस्से में पाया जाता है तथा भूमि की बजाय पशुधन का वितरण ज्यादा न्याय संगत है। कृषि और पशुधन दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम पशुधन उत्पादन की बात करें तो पशुधन हमें दूध, अंडा, भैंस
भैंसों के द्वारा दूध, जो हमारे खाद्य पदार्थ है, हमारी ऊर्जा व प्रोटीन, हमें प्रोटीन प्रदान करता है, तथा हम दूध में 1 नंबर पर हैं, मछली उत्पादन में 2 नंबर पर, अंडा उत्पादन में हमारा 3रा नंबर है। और साल 2018-19 में हमें पशुधन में लगभग 31.25% हमारे सकल उत्पाद में हमें मदद की थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पशुधन का महत्व, लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका पशुधन के माध्यम से चला रहे हैं। 8.8% लोग पशुधन से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा पशुधन कृषि के साथ जुड़कर एक बहुत ही अच्छा किसान उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, गरीबी उन्मूलन में एक मुर्गी का क्या योगदान हो सकता है। यदि हम एक आम मुर्गी का पालन करते हैं, वह हमें 500 से 550 रुपए प्रति सालाना आय देती है। उसी के स्थान पर यदि हम एक कड़कनाथ का पालन करते हैं, वह हमें लगभग 2500 रुपए सालाना तक आय प्रदान कर सकती है। तथा हमारे गरीबी उन्मूलन में एक मुर्गी का यह योगदान है। तथा मैं आप सभी की इस पर दृष्टि डालना चाहूंगा कि हमारे प्रमुख भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी भी इस कड़कनाथ के जरिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज भारत के थ्रू से दे रही हैं तथा पशुधन की भूमिका को पूरे भारत में एक निखार कर सामने ला रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ व्यवसाय हैं जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी तथा गोट्री के माध्यम से हम पशुधन से एक अच्छा और एक बेहतर एक संसाधित व्यवसाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कृषि स्थिरता में पशुधन की भूमिका, तो सबसे पहले तो एक खाद्य सुरक्षा में सहयोगी है। पशुधन, जैसे कि मैंने बताया कि दूध, अंडा, हमें सब कुछ पशुधन से प्राप्त होता है तथा हम पशुधन के द्वारा कुपोषण की समस्या से लड़ सकते हैं तथा भारत से कुपोषण की समस्या कृषि के साथ पशुधन के योगदान में हम इसको मिटा सकते हैं। दूसरा, आजीविका, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 20.5 मिलियन पीपल को आजीविका प्रदान कर रही है। यह एक नियमित आय का भी साधन है। और जहर मुक्त खेती की अगर मैं बात, ये इस पर मैं थोड़ा दबाव डालना चाहूंगा कि हम देश में लगभग 14 मिलियन भेड़ों में से लगभग 65 मिलियन भेड़ों में से लगभग 14.7 मिलियन अरब रुपए की खाद का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि कृषि में रसायन का जो हम प्रयोग करते हैं वो कम हो रहा है, हमारी भूमि की उर्वरकता बढ़ रही है तथा जो कीटाणुनाशी, ये हम सब जितने भी एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वह भेड़ों के जरिए बहुत ही एक हद तक हम पशुधन के पालन से रोक रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। औद्योगिक विज्ञान तथा अन्य कहीं हिस्सों में पशुधन एक हमें पूर्ण सहयोग देता है। और जैसा कि सुबह डीजी सर ने भी हमें कहा कि ब्राजील ने हमारी गिर गाय के साथ जो प्रयोग किया है, उन्होंने अपना दूध उत्पादन भी बढ़ा लिया है तथा अपनी प्रजातियों को एक सुधार भी लिया है। तो भारत को भी इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अतः मैं आप सबका लास्ट में धन्यवाद करना चाहूंगा कि हरियाली भूमाता का गहना है तो पशुधन इसके मोती हैं। धन्यवाद। अंत में मैं सभापति महोदय जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 2 मिनट का समय दिया अपना प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। अरुण बाबू टल्ला, आप जो हैं आप अध्यापक श्रेणी के हैं, तेलंगाना से आते हैं और उनका भी पशुधन से संबंधित विषय है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो विषय अब डिस्कस हो चुके हैं उनको टालकर बाकी बातें करें।
First of all, a very good morning and good evening to all the dignitaries on the dais and the professors and farmers and students who are presented here. A very good evening to all. I am Dr. Arun Babu Talla, working as Assistant Professor in the Department of Agronomy from Agricultural College Siricilla, which is a constituent college of Professor Jayashankar Telangana State Agriculture University, Hyderabad. So today I would like to present a presentation on my topic, that is role of Indian livestock in agricultural sustainability. So next one. So the total content of the presentation just I have arranged here. Like first I would like to express what is agricultural sustainability. And really there is an indicators to measure the agricultural sustainability. If it is the indicators, what are the indicators, and earlier who are the scientists are worked on measuring of agricultural sustainability. And the third one, what is the importance of livestock to achieve the agricultural sustainability in India, and how the livestock is contributing to different sectors like ecological sustainability and environmental sustainability, as well as economic sustainability, and what are the challenges and what are the opportunities of livestock to overcome the challenges. And last one, my conclusion remarks. Next one. So nowadays, after full exploitation of the natural resources like land, water, air, everything, so nowadays we are talking about sustainability. So what it does mean sustainability? So in the literally very specifically we can talk about agricultural sustainability. So agricultural sustainability is a production system which produces effective quality and safe and high quality products in such a way that these should be protects and improves the socio-economic conditions of the farmers, as well as natural environment, and finally the health of the all farmer species. So earlier they have few scientists have worked, either they can study the agricultural sustainability. So generally sustainability is a very big term. In the 21st century we can talk about this sustainability can be divided into three different, that is social sustainability, environmental sustainability, and economic sustainability. So here I am presenting one table which is the research work done by Karimullah sir from NAM and previous Hatay. So they have studied three-dimensional indicators. The three-dimensional indicators mainly the social sustainability and environmental sustainability, as well as economic sustainability. A few components they have taken under each and every part of sustainability. So like economic sustainability, environmental sustainability, as well as social as well as economic sustainability. So livestock is one part of ecological sustainability, that is also we can say environmental sustainability. So next one, very brief I am talking about the livestock. So what are the, so here I am telling, so livestock highlights as per World Bank 2021 reports. So almost 65% of the population is residing in rural areas, and the 12th 5-year plan they are targeting 4% of the growth rate to reach the demands of agricultural production, as well as in Indian agriculture and allied sectors. And coming to the agriculture, so it is generally occupied the GDP. Earlier it is 17 point something, so now it is almost reaching to 20%. And coming to over livestock, so almost 2/3 of the population in the rural communities depends on the livestock, and livestock also provides almost 8.8% of the population employment to the 8.8% of the population, and the GDP of livestock it is almost 4.11, and the livestock GDP in agriculture GDP, that is nearly 26%, and the rate of growth we can observe in the livestock sector, it is more than the crop sector as well as total agricultural growth. Next one. So here I am dividing for easy conclusion. So livestock is an option for different types of sustainability, like environmental sustainability, and these all are. So first one, economic sustainability. So though generally for increasing the economy of the farmers, and the second one is social sustainability. Social sustainability means here generally we have to reduce the production, reduce the poverty, as well as to increase the quality education of the farmers, as well as environmental sustainability, mainly leading to the climate change, and the finally 2 minutes please. And finally the basic nutrition and health, that is malnutrition as well as good health. Next one.
So this is livestock census I am showing here 2019 over 2012. We have large livestock population, almost 535.8 million, and the remaining census already that Aditya already told. Next one. So first I am showing here what are the livestock is, how is the option for the different sectors generating agricultural growth as well as economic growth. So generally here we can say, I am summarizing that India, crop as livestock sector both go hand in hand, because generally crop has to provide the feed to livestock, and livestock whatever the manures will be given, that is generally useful for the crop production. And here also I am showing one table, so which is smallholders still dominate the livestock production in many countries. The table is given by the International Livestock Research Institute 2020. Here we can see India has the highest dominate in the livestock sector. So next one. So here you can see the livestock. So that is higher compared to the milk, food grains. Livestock, rice, food, this one. And next one, the graph is showing that differences between the crop sector as well as livestock sector, and we can see the livestock sector is more sustainable and stable compared to the crop sector. In the crop sector, there is a large variations. Next one. And coming to the social growth, so almost the study conducted in 23 developing countries, they are saying that livestock sector is a more optional, more opportunity to get the to increase the Please summarize. To increase the farmers' welfare. Next one. So here there is a sustainable ecosystem. So morning Ratan Lal sir has already told that One Health concept. One Health concept means it is the optimization of the health of all the plants, animals as well as human beings, and it is also delineating the covering of the human population on the livestock. So generally it will give some diseases. So next one. So and here livestock also an option for the increasing of the biodiversity and nutrient recycling and carbon sequestration and reducing of the greenhouse gas emissions. There is a graph, it is showing that if we have increased the production potential of the livestock, generally the methane, that is important greenhouse gas production, can be reduced if we increase the livestock production potential. Next one. So that is what are the opportunities of growth. Here the table, here the one graph I am showing here. So there is a dramatic shift from the cereals. Generally the people earlier they are used to take cereals. Now they have dramatic shift to the dairy products. So that is next one. Click. Okay. So that is a round circle. So that is the dairy products which has increased dramatically compared to the cereals. If we have seen the census, almost last 10 years, there is an increased demand of the animal products compared to the crop cereals, crop products. So next one. So there is a huge opportunity for the livestock sectors. Please complete now. Okay, sir. 2 minutes, sir. So we have a large livestock potential. So this livestock potential has mainly concentrating on increasing of the feed manufacturing industries and feed research. These all are. So next one. Sir, sir. So, these are my final conclusion. These are my final concluding remarks. So we have livestock 26% share in agriculture GDP, annual growth rate leads to 4%, and that investment and credit insurance against to the markets, and remedial measures has to be taken, appropriate social, environmental and agriculture schemes that can be designed. Next one. So thank you for giving me these opportunities, and from this platform I would like to thank BAERC and Bharatiya Kisan Sangh and ICAR for giving me this opportunity, and thank you to one and all for. इस निबंध प्रतियोगिता का जो कुल विषय जो आया आगे, इसकी परिकल्पना डॉक्टर मुरकुटे जी की थी, आशुतोष मुरकुटे जी की, यानी दिस इज हिज बेबी, इसलिए उनके लिए तालियां करेगा। विषय भी उन्होंने सुझाए और निबंध प्रतियोगिता होनी ही चाहिए, इसलिए आग्रही भी वे रहे। उनका नाम और बाकी रहा था, इसलिए मैंने अभी नाम लिख करा। अब इसके पश्चात भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव एवं अपने श्रीधर रेड्डी जो है, दोनों के हस्ते महानुभावों का सत्कार किया जाएगा चिन्ह देकर।
ये प्रेजेंटेशन के लिए एक सुझाव देना था मुझे जी, कि बोलिए, जैसे बोलिए। अवार्ड विनर हाँ जी क्योंकि विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि गिवन टाइम में अपनी बात रखनी है, और यहाँ अकेडमी के जो प्रोफेसर रहे हैं वो भी नहीं रख पा रहे थे, तो इसमें सुधार जरूरी है। ये बच्चे हैं इसलिए हमने ये बात सह ली, जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे भूल करते ही हैं, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पैनलिस्ट करके डॉक्टर जेपी शर्मा थे, डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी, डॉक्टर प्रभात कुमार जी और डॉक्टर पडारिया जी। एक सभी से सूचना है, केवीके के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, जो डेलीगेट्स है, उनका कुछ रजिस्ट्रेशन बाकी है, तो बाहर सुंदरलाल जी है हमारे, उनके साथ अपना किट और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। जस्ट आपके कोई सहभागी होगी तो उनको ही बुला लीजिए अभी। बाहर बाजू में जो रूम है ना, वहाँ पे केवीके के जो पार्टिसिपेंट